मनोज तिवारी हाल ही में बागेश्वर धाम पहुंचे थे। मनोज तिवारी और बाबा बागेश्वर के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। मनोज ने बाबा की फरमाइश पर भजन गाया और बाबा बेहद खुश हुए। आज मनोज तिवारी खुद बताएंगे बाबा बागेश्वर धाम की पूरी कहानी। आज बाबा बागेश्वर पर मनोज तिवारी दिल से बोलेंगे। बागेश्वर धाम में मनोज गा रहे थे और बाबा भजन पर झूम रहे थे। आप खुद सुनिए मनोज क्यों हो गए बाबा के दीवाने। कि हमें यहाँ आज कथा में शामिल होने का मौका मिला। दिल्ली में बागेश्वर धाम सरकार आए हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, इस देश के कई संत महात्मा अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं। हम संविधान का सम्मान करते हैं और संवैधानिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम चाहते हैं कि भारत अपने शीर्ष पर पहुंचे। बाबा ने 121 हिंदुओं की घर वापसी करवाई है, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। हिंदुओं की घर वापसी पर मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर की जमकर तारीफ की है। वापस लाए हैं, ये तो बड़ा स्वागत योग्य कदम है। हमारे देश में लोगों ने लालच से, लोभ से धर्म परिवर्तन कराए हैं। आज उन लोगों में फिर से सत्य सनातन हिंदू धर्म की अगर कोई संत महात्मा प्रतिष्ठापना कर रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं तो हम तो स्वागत करते हैं। जय श्री राम। बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रही हैं और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की अपील कर रही हैं। सुनिए मनोज तिवारी का इस मुद्दे पर क्या कहना है। को भी राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि इस देश के संत महात्मा जो बातें कहते हैं उसको एक बार ध्यान से सुनना चाहिए। बाकी संवैधानिक रूप से जैसे होगा आगे बढ़ेंगे। आप भी गए थे बाबा बागेश्वर धाम, आपको कैसा लगा वहां जाकर? अरे हम तो बहुत साल से जाते हैं और हमें वहाँ बहुत सुख और सुकून दोनों मिलता है। हमारे ऊपर बागेश्वर बालाजी की बड़ी कृपा है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री और मनोज तिवारी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी। बाबा बागेश्वर मनोज तिवारी के साथ मजाक करते रहे तो मनोज उनका गुणगान करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में सांसद मनोज तिवारी ने बाबा के घर वापसी का समर्थन किया है। वहीं आगरा में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के जिला अध्यक्ष शरीफ काले ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि सभी मुस्लिम धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों से दूर रहें। उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुस्लिम समाज जल्द ही सड़कों पर उतरकर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करेगा। लालच से, लोभ से धर्म परिवर्तन कराए हैं। आज उन लोगों में फिर से सत्य सनातन हिंदू धर्म की अगर कोई संत महात्मा प्रतिष्ठापना कर रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं तो हम तो स्वागत करते हैं। तो हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि ऐसे नफरत फैलाने वाले आदमी के किसी भी प्रोग्राम में शामिल ना हो, जिससे कि आपके अंदर भी कोई नफरत की बात पैदा हो। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सगे छोटे भाई पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने एक शादी समारोह में हथियारों के साथ लोगों को धमकी दी। यही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आने के बाद बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग पर शादी समारोह में गाने बजाने को लेकर धमकी देने का आरोप है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग जी आए हाथ में पिस्टल और सिगरेट लेते हुए
चले आए। वो बोले राई क्यों बजा रहे हो? तो कुछ लोगों ने बोला राई नहीं बजा रहे हैं, बागेश्वर धाम के गाने ही बजा रहे हैं। तो बोला मेरे से जवान लड़ा रहा, यहाँ राई नहीं बज रही थी, राई तो बजेगी नहीं यहाँ पे। और उन्होंने फिर कुछ लोगों को मारा और कुर्सियाँ तोड़ी और पिस्टल चलाई और चले गए। दरअसल 11 फरवरी को बागेश्वर धाम गढ़ा में एक शादी समारोह के दौरान मारपीट कर हंगामा किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को बताया जा रहा है, जो पिस्टल लेकर धमकाते दिख रहे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसी बात की जांच की जा रही है कि वीडियो है कहां का। जो भी व्यक्ति इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे या जहां की भी घटना होगी उस अनुसार इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के वीडियो आते ही सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने शास्त्री पर निशाना साधा है। सारी दुनिया का भविष्य बताते हैं वो, लेकिन दुख की बात यह है कि वो अपने भाई का भविष्य बताने में चूक गए। तो उन्हें नहीं पता चल पाया कि भाई उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने जा रही है। सियासत में धर्म का मामला फिलहाल जोरों पर है। बहरहाल पुलिस ने SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। आईफोन के लिए एक डिलीवरी बॉय की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि फोन लेने के लिए पैसे नहीं थे, और इस हत्या का खुलासा उस वक्त हुआ जब वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था। खूनी सड़क पर रात को स्कूटी से जाता हुआ शख्स एक शातिर अपराधी है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इसकी स्कूटी के बीच में रखा हुआ सामान डिलीवरी बॉय की लाश है। जी हां, यह स्कूटी के बीच में रखी हुई लाश है। दरअसल कर्नाटक के हासन में एक 20 साल के युवक ने डिलीवरी बॉय की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि आईफोन लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। घर में 3 दिन तक रखने के बाद जब वो शव को स्टेशन के किनारे ठिकाने लगाने जा रहा था, तभी उसकी करतूतें सीसीटीवी में कैद हो गई। 23 साल का डिलीवरी बॉय 7 फरवरी को जब मोबाइल डिलीवरी करने आरोपी के घर पहुंचा तो आरोपी ने उससे इंतजार करने को कहा। कुछ देर बाद आरोपी ने उसे अंदर बुलाया और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की लाश 11 फरवरी को अरसीकेरे शहर के अंधकोप्पल रेलवे स्टेशन के पास से बरामद की। हत्या के 3 दिन बाद मृतक के भाई ने थाने में की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले आपके देश में खुलेआम घूम रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में उर्दू शायर फैज अहमद फैज की याद में हो रहे एक कार्यक्रम में जावेद अख्तर शामिल होने लाहौर पहुंचे थे। अख्तर ने एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान की उनकी धरती पर ही धो दिया। जावेद अख्तर इस बयान की एक्ट्रेस कंगना ने भी तारीफ की है, जिस पर खुद जावेद अख्तर ने मानहानि का केस कर रखा है। मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए।
और अब सवाल कि क्या उत्तराखंड में आ सकती है तुर्की जैसी तबाही। एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि जैसा भूकंप तुर्की में आया वैसा ही भूकंप उत्तराखंड में भी आ सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय के नीचे कुछ बेहद रहस्यमय हो रहा है। बहुत भी बड़े भूकंप का खतरा उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। ये भूकंप कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। हमने उत्तराखंड पर केंद्रित हिमालयी क्षेत्र में लगभग 80 भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए हैं। हम इसकी रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। हमारा डेटा दिखाता है कि तनाव काफी वक्त से जमा हो रहा है। हमारे पास क्षेत्र में जीपीएस नेटवर्क हैं। जीपीएस पॉइंट हिल रहे हैं जो सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं। हम सटीक समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में कभी भी भारी भूकंप आ सकता है। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब जोशीमठ और आसपास के इलाकों में लगातार भूधंसाव की खबरें सामने आ रही हैं। जोशीमठ में जमीन के नीचे जो हो रहा है उससे वैज्ञानिक परेशान हैं। 8 और उससे अधिक तीव्रता का भूकंप विनाशकारी होता है। तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई थी, जहां पर हजारों इमारतें जमींदोज हो गई। पूरे के पूरे शहर मलबे में तब्दील हो गए। ऐसे में अगर 8 की तीव्रता का भूकंप उत्तराखंड में आया तो क्या होगा? पूरे हिमालयी क्षेत्र में भूकंप की आशंका ज्यादा है। यहाँ साल 1720 में कुमाऊं और साल 1803 में गढ़वाल में बड़े भूकंप आए थे। लेकिन एक बात तो तय है कि वैज्ञानिक जो चेतावनी दे रहे हैं वो बेहद गंभीर है। इस चेतावनी को लेकर फौरन कदम उठाने की जरूरत है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि तुर्की में ऐसा जबरदस्त भूकंप आ सकता है और ऐसी भीषण तबाही हो सकती है। ना तो तुर्की की सरकार इस तबाही के लिए तैयार थी, ना ही वहाँ के लोग। नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। लिहाजा उत्तराखंड में भूकंप की ये चेतावनी एक बड़ा संदेश दे रही है, सावधान रहने का संदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में दरारें आ गई हैं और सवाल यह है कि चारधाम यात्रा के दौरान कई हालात और खराब तो नहीं हो जाएंगे। जोशीमठ में जमीन के नीचे उथल पुथल जारी है। जोशीमठ में आई दरारों की ये तस्वीरें मानो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जोशीमठ में किसी बड़ी दरार की खबर नहीं आई। लोगों को लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जोशीमठ में घरों में नई दरारें नहीं आएंगी। लेकिन एक बार फिर जोशीमठ में कुछ बेहद खतरनाक हो रहा है। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की। यहाँ जोशीमठ से मारवाड़ी पुल तक कई जगहों पर दरार पड़ चुकी है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर के एरिया में बड़ी दरारें देखने को मिली हैं। ये दरार उन्हीं इलाकों में पड़ रही है जहां पिछले महीने हलचल हुई थी। धीरे धीरे उन इलाकों में दरारें और मोटी होती जा रही हैं। हालांकि बीआरओ और स्थानीय प्रशासन नजर बनाए हुए है और बीआरओ ने इस सड़क को ठीक करने का काम भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की घोषणा कर दी है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को, जबकि केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर आई नई दरारों ने स्थानीय लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। जनवरी महीने में अचानक से जोशीमठ के घरों में दरारें पाई गई थी। दरारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और लगभग 800 घरों में ये दरारें आ गई थी और अब बद्रीनाथ हाईवे पर ये दरारें देखने को मिल रही हैं। इस हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये दरारें चिंता का कारण बन गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर इन दिनों उतना ट्रैफिक नहीं है। जोशीमठ से मारवाड़ी तक 10 किलोमीटर के हिस्से में 9 जगहों पर हाईवे भूधसाव की चपेट में है। जिन जगहों पर दरारें आई हैं, वहां सीमेंट भर दिया गया है। लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान इस हाईवे पर भारी ट्रैफिक होगा। तब क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय हम चुनार मोहल्ले में मौजूद है और आप देखिए ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस पर आप देखिए जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ये 27 अप्रैल को कपाट खुलने हैं भगवान बद्री विशाल के, उससे पहले ये दरारें हैं, ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि बीआरओ इन सड़कों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, दरारें भरी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो चिंताजनक जो चीजें हैं जोशीमठ के लिहाज से, यात्रा के लिहाज से कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, मारवाड़ी।